हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। हम लोग सीख रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। उसमें हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कवर कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इस टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बना सकते हैं। उससे पहले कुछ लाइनें आपके लिए, जिससे पढ़ने के बाद आपको थोड़ी ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या लिखा है? तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। मतलब दोस्तों ये है ना कि जीवन में जो भी समस्याएं, संघर्ष होते हैं, जो भी दुख तकलीफें होती हैं, वो क्षणिक होती हैं। इन चीज़ों से आपके लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। जो भी समस्याएं आती हैं वो एक विशेष समय के लिए होती हैं और आने के बाद में गुजर जाती हैं। समस्या आने का मतलब यह है कि आपकी परीक्षा हो रही है। ईश्वर देख रहा है कि आपके अंदर कितनी सहनशीलता है। तो आप अपनी उस सहनशीलता को मत खोइए और अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। देखिए, इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है, उसका नियम क्या होता है, उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। यानी हिंदी से जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन सीखे होंगे आपने, टेंस पढ़े होंगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद आ रहा होगा कि कैसे बनाते थे। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज ईटिंग फूड। यानी सबसे पहले हमें क्या लिखना होता था? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना होता था हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की। वो क्या है? इज, एम, आर। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिव वॉइस। ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के? इज, एम या आर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, आई के साथ एम, एंड प्लूरल के साथ में आर। एक वचन के साथ में इज, आई के साथ एम, और बहुवचन के साथ आर। इतना करने के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते थे और प्लस जो भी अदर कॉम्प्लीमेंट, टुडे वगैरह बचता था वो लगाते थे। अब जब इसको हमें पैसिव बनाना है तो फर्स्ट क्लास अगर जो आपने देखी होगी तो बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। अगर जो आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी तो वो कृपया जाके देख लें। ठीक है ना। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय, एक्टिव से पैसिव को पैसिव में कन्वर्ट करते समय ट्रांसलेशन को क्या जरूरी होता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना होता है। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को भेजना है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट को भेजना है। तो हमें ऑब्जेक्ट उठा के यहाँ ले आना है और उसके बाद में सहायक क्रिया जो है ना, वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगानी है, ना कि सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है वो है इज बीइंग, ऑब्लिक आई एम बीइंग, या आर बीइंग। तीनों में से कोई एक सहायक क्रिया लगानी है और उसके बाद में लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई सब्जेक्ट सबसे लास्ट में लिखना है। हाँ, अगर जो कोई कॉम्प्लीमेंट बच जाता है, मतलब इतना लिखने के बाद में भी कोई वर्ड छूट जाता है, कोई बचता है कॉम्प्लीमेंट वगैरह, तो उसे हम बाई सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं। जैसे लिखा है आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रहा हूं। तो देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्या हुआ? आई एम ईटिंग एन एप्पल। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, क्योंकि आई इज वर्किंग, आई काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट आई होगा, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा? एन एप्पल। तो एन एप्पल को एट द फर्स्ट, सबसे पहले उठा के लाओ। कहाँ पे लाएंगे? फर्स्ट पोजीशन पे, एन एप्पल। अब इसके नाम से क्या लग रहा है? एन का मतलब क्या होता है? एक। एप्पल मीन्स सेब। तो एक सेब की बात की जा रही है, तो मतलब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट हम इधर उठा के लाए हैं, ये कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो इसके साथ में सहायक क्रिया क्या लगेगी? बीइंग लगेगी। एन एप्पल इज बीइंग। ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज बीइंग। एन एप्पल इज बीइंग। और उसके बाद में देखिए, अकॉर्डिंग टू पैटर्न, पैटर्न लिख के सामने आराम से बनाओ, समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट हो गया, इन तीनों में से एक सहायक क्रिया आ गई इज बीइंग। अब उसके बाद में किसका टर्न है? तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का टर्न है। वर्ब क्या है? ईटन। ईट है, ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन। एंड देन बाई
सब्जेक्ट, तो बाई सब्जेक्ट क्या है, बाई आई है, तो आई को हम लोग चेंज कर लेंगे अपना मी में, है ना, प्रोनाउन चेंज लिखवाए थे हमने, तो उनको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, इतना क्लियर, इसको इरेज करें। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। देखिए, टीचर इज टीचिंग अस, ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहचानो, टीचर इज टीचिंग अस, तो क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट, अध्यापक महोदय हमें पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा, तो अस एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट की जगह पर, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है ऑब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, क्या है, एस अस है, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज में क्या लिखे थे, अस को वी में, वी को अस में चेंज किया जाता है, तो वी हम पता है हमको कैसा सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या आएगा, आर बीइंग, वी आर बीइंग। अब बीइंग के बाद में क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टाट, वी आर बीइंग टाट, फिर बाई सब्जेक्ट, बाय द, बाय टीचर, द नहीं लगाया है हमने तो कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। रूल एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, सी इज नॉट वॉशिंग डर्टी क्लॉथ, सी इज नॉट वॉशिंग डर्टी क्लॉथ्स, वह गंदे कपड़े नहीं धो रही है, तो ऑब्जेक्ट भैया बता दीजिए फटाफट पहचान के, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, तो ऑब्जेक्ट बनेगा द डर्टी क्लॉथ्स, द नहीं लिखा है तो डायरेक्ट लिखो डर्टी क्लॉथ्स, ठीक है ना, बहुवचन हो गया तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब आर बीइंग, द डर्टी क्लॉथ्स आर बीइंग वॉशिंग, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉश्ड बाय सी है ना सब्जेक्ट, तो सी का क्या हो गया, हर, ठीक है ना। नंबर 4 देख लेते हैं, आई, ही ले लेते हैं, ही इज मेकिंग, ही इज मेकिंग अ नाइस टेबल, ही इज मेकिंग अ नाइस टेबल, वह एक सुंदर सी मेज बना रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक नाइस, नाइस मतलब अच्छी, बढ़िया सी मेज, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, इसे उठा के लाओ पहले, ए नाइस टेबल, हाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको बाहर फेंको, उठा के कह दो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, बाहर निकल के आओ, तो ये क्या हो गया, टेबल, ए नाइस टेबल, एक अच्छी सी मेज, है ना, बनाई जा रही है उसके द्वारा, एक अच्छी सी मेज उसके द्वारा बनाई जा रही है, तो ए नाइस टेबल ऑब्जेक्ट बना, ए लगा है मतलब ए का मीन एक होता है, तो ये सिंगुलर होगा, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ए नाइस टेबल इज बीइंग, ए नाइस टेबल इज बीइंग मेड बाय, ही का प्रोनाउन क्या हो गया, हिम हो गया, ठीक है ना। 4 एग्जाम्पल हमने देख लिए, अब देखेंगे कुछ निगेटिव के, जैसे लिख लिया हमने, सी इज नॉट कुकिंग द फूड, इसको ट्राई करिए, सी इज नॉट कुकिंग द फूड, तो ऑब्जेक्ट पहचानिए, क्या है ऑब्जेक्ट, द फूड, है ना, क्या ऑब्जेक्ट है, द फूड, तो इसे लिखो एट द फर्स्ट, लिख लिया हमने द फूड। अब बताइए एक वचन है या बहुवचन है, तो फूड तो हमेशा भी एक वचन ही होगा, तो द फूड के साथ में क्या लगाओगे, इज, अब जब भी कोई निगेटिव सेंटेंस हो उसमें डबल सहायक्रिया लग रही है, जैसे इज बीइंग है तो डबल हुई ना, एक इज हुई एक बीइंग हुई, दो कंप्लीमेंट हेल्पिंग वर्ब हुई एक दूसरे की पूरक, तो जब भी डबल सहायक क्रिया को दो रूप में लिखना पड़े, तो जो नाट होता है इन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आता है, ठीक है, द फूड इज नॉट बीइंग, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कुकड बाय हर, ओके।
कितने हो गए? 5। इरेज कर दें। नंबर 6 देख रहे हैं इंट्रोगेटिव से, हु इज टीचिंग यू। बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। तो भाई प्रोनाउन चेंज वाली उसमें टेबल में हमने लिखवाया था, जहाँ पे हु है उसे बाई होम में चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हु जो है यहाँ पे डबल काम कर रहा है। कौन सा डबल काम कर रहा है? एक तो ये क्वेश्चन वर्ड है और साथ साथ में क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट होने के नाते इसे लास्ट में जाना चाहिए था, है ना, और क्वेश्चन वर्ड होने के नाते कहाँ पे आना चाहिए? पहले। तो ये एट द फर्स्ट आ गया, लेकिन इसके साथ में बाई तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो काम कर रहा है इस सेंटेंस में। हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तो पढ़ाने वाला व्यक्ति ये है ना, कौन। तो ये हो जाएगा बाई होम। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? यू है। तो यू की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? मतलब यू प्लूरल है ना, तो आर लगेगा और इसी के साथ में लगाइए यू। बाई होम आर यू, और उसके बाद में बाय होम आर यू, फिर आधी सह क्रिया हमारी बच गई, उसे आगे जोड़ देंगे। बाय होम आर यू बीइंग, टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? TAUGHT, टाट। एंड लास्ट में इंट्रोगेशन यूज करना है। 7 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, वाट वाज सी ईटिंग टुडे, आज वह क्या खा रही है। एग्जाम इसमें बताइए आप, ऑब्जेक्ट व्हाट वाज शी ईटिंग टुडे। ये थोड़ा टफ हो सकता है कि इसमें ऑब्जेक्ट पहचानने में समस्या होगी। बताओ, व्हाट वाज शी ईटिंग टुडे, आज वह क्या खा रही है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? यही ना ऑब्जेक्ट है, व्हाट, क्योंकि काम करने वाले तो वह है ना, क्या खाया जा रहा है, तो क्या ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हाट पहले लिखिए। अब जो ये क्या है, ये तो एक वचन ही होगा, तो इसी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वाज बीइंग, है ना, व्हाट वाज बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? ईटन। कंप्लीमेंट हमारा बचा टुडे, तो इसे बाई सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बाई हर, और इंट्रोगेशन। नंबर 8 देखिए, वेयर इज राम लर्निंग अ पोएम। नेक्स्ट हमने लिया, वेयर इज राम लर्निंग अ पोएम। राम एक कविता कहाँ पर याद कर रहा है? कहाँ याद कर रहा है? तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ गया? जो भी क्वेश्चन वर्ड है तो उसी से बनाना है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर जो वाक्य में आता है तो उसे चेंज नहीं करना है। हु के अलावा सभी क्वेश्चन वर्ड को सेम टू सेम, यानी जिस स्थान पर उनका यूज हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है तो पहले ही यूज होगा ना, तो उसको वैसे उसी प्रकार से लिख देना है। वेयर लिख लिया। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है ए पोएम। क्या ऑब्जेक्ट है? ए पोएम। ए मतलब एक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखिए ए पोएम, वेयर इज अ पोएम। फिर आधी सहायक क्रिया हमारी बची, इसे लास्ट में लिखो, वेयर इज अ पोएम। फिर लिखिए बीइंग हो गया। अब लर्निंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? LEARNT, लर्नड बाय राम। ठीक है, ये हमने बना लिए। एट नंबर 9 देखते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव वाला एक लेते हैं। आर यू हेल्पिंग माई ब्रदर, आर यू हेल्पिंग माई ब्रदर। ठीक है ना, देखिए आर यू हेल्पिंग माई ब्रदर, क्या आप मेरे भाई की सहायता कर रहे हो। तो देखो ये सिंगल इंट्रोगेटिव, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है। तो जिस प्रकार का एक्टिव वॉइस वाक्य होता है, सेम उसी फॉर्म में हम बनाते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस को। मतलब एक्टिव वॉइस का अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस भी अफर्मेटिव होगी, एक्टिव वॉइस नेगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी नेगेटिव होगी, एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव होगी। तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है, तो मतलब हमें पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगानी है? सबसे पहले लगानी है। तो ऑब्जेक्ट क्या उठा लिया? माई ब्रदर। माई ब्रदर कैसा है? कैसा मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सिंगुलर होगा। मेरा मेरा भाई, एक भाई की बात हो रही है, तो इज लगाएंगे पहले, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इज माई
ब्रदर, इज माई ब्रदर। आगे बची हुई सहायक क्रिया कंप्लीट कर दीजिए। इज माई ब्रदर बीइंग हेल्प्ड, इज माई ब्रदर बीइंग हेल्प्ड बाई यू। ठीक है ना, 9 हो गए। 9 एग्जाम्पल हमने कवर कर लिए। नंबर 10, इज सी रीडिंग अ नॉवेल, इज सी रीडिंग अ नॉवेल, रीडिंग अ नॉवेल। तो ऑब्जेक्ट देखिए, ए नॉवेल है और इसमें एक्टिव वॉइस में इज पहले लगा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुई है, तो हमें पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करनी है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट देख लो क्या है, ए नॉवेल है, एक वचन है तो इज पहले लगा दो, उसके बाद में लिखो इज अ नॉवेल, है ना। और फिर आधी बची हुई सहायक क्रिया लिखिए बीइंग, फिर रीड की थर्ड फॉर्म लगानी है, रीड ही होती है। इज अ नॉवेल रीड बाय सी है ना सब्जेक्ट, तो हो गया हर। ठीक है, 10 एग्जाम्पल हमने देख ली। और अब आपके लिए 2 सेंटेंसेस घर से बनाने के लिए। एज ए एच डब्ल्यू लिखा है, ही इज कॉलिंग योर ब्रदर, वह आपके भाई को बुला रहा है। इज, सेकेंड वाला इंट्रोगेटिव से, इज माई ब्रदर गिविंग यू 10 रुपीज। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर जो समझ में आया हो तो, अन्यथा आपकी इच्छा, जो आप चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद।